हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का अतीत से वर्तमान का अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव का सारा अभ्यास का प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से फैमिली का मेंबर बन जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 में सही विकल्प को चुनें। तो इसमें है प्रश्न 1 में, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। ऑप्शन में है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अस्थाई बंदोबस्त, क। पहला का क हो जाएगा। अब दूसरा में है, पहला का दूसरा, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो इसका ऑप्शन में है जमींदार, व्यापारी, किसान, राजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा, घ। अगला है तीसरा में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया। ऑप्शन में है किसान, जमींदार, गांव, व्यापारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसान, को किसान। अगला है क्वेश्चन 4 में, चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में है क में अपनी आय बढ़ाना, ख में भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, ग में है व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, घ में किसानों का समर्थन प्राप्त करना। तो इसका उत्तर होगा क, अपनी आय बढ़ाना। प्रश्न 2, निम्नलिखित के जोड़े बनाए, यानी मैच द फ्लोइंग करना, इसमें मैचिंग करना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है महलवाड़ी, नील दर्पण, नकदी फसल, स्थायी भूमि व्यवस्था। तो इसका उत्तर मैच करेंगे तो ऐसे होगा, महलवाड़ी हो जाएगा पंजाब, नील दर्पण हो जाएगा दीनबंधु मित्र, नकदी फसल हो जाएगा बिहार, अस्थाई भूमि व्यवस्था हो जाएगा 1793, यानी पहला का घ, दूसरा का ग, तीसरा का ख, चौथा का क। फिर अगला क्वेश्चन है, आइए विचार करें। इसमें प्रश्न 1 में है, अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अंग्रेजी शासन के पहले राज्य की सूची, जमीन का मालिक उस राज्य का राजा होता था। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी गांवों में रहता था, जिसके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी जमीन होती थी। वे ही गांव से लगान कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर की वसूली करते थे। इसके एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में इन्हें जमीनें मिलती थी। राजा या उसके अधिकारी गांवों में ज़्यादा दखल नहीं देते थे, बस जमींदारों के मार्फत द्वारा निर्धारित लगान वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। जिसका उत्तर हम लिखेंगे, 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया। इसके तहत जमींदारों के द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसान से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर सन 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया। इस व्यवस्था के तहत एक आकलन के अनुसार यदि किसान की उपज को 100 माना जाए तो अंग्रेजी सरकार को उसमें से लगभग 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके कारिंदे अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष 40% किसानों के पास बचता था।
इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होना था, पर जमींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई या पैदावार कम हुई है। जमींदारों को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा कराना ही था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं, अपने शब्दों में बताएं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। अंग्रेजी सरकार ने गांव से ज़्यादा धन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए होने वाले खर्चा के लिए प्राप्त करना चाहा। इसके लिए उसने पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की। इसके तहत जमींदारों द्वारा लगान के रूप में जमा की जाने वाली राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई। फिर उन्हें लगा कि यह उचित नहीं था, क्योंकि साल दर साल उनके खर्च तो बढ़ते ही जाएंगे और लगान के रूप में आने वाली आय वही रहेगी। अतः उन्होंने फिर महलवारी व्यवस्था की, जिसके तहत जमींदारों के बदले गांव के बड़े किसान या परिवार को गांव का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। इसके तहत अंग्रेजों को 50% लगान मिलना था और इसे मात्र 30 वर्षों के लिए लागू किया गया। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कंपनी सरकार ने सीधा किसानों से संपर्क किया। किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया। उससे सीधे 50% लगान जमा करने को कहा गया, पर इस व्यवस्था को स्थायी नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्ष बाद राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। भूमि राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने बार बार परिवर्तन अधिक से अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताएं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। आज जहां सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि भूमि राजस्व के रूप में लेती है और कई सरकारी कर्मचारी व अधिकारी इस काम के लिए लगे होते हैं, वही अंग्रेजी सरकार भूमि राजस्व के रूप में तब किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा हड़प लेती थी। भूमि राजस्व की वसूली का काम जमींदार और उनके कारिंदे करते थे। कहीं यह काम कोई बड़ा किसान या परिवार करता था और कहीं कंपनी के लोग स्वयं यह काम करते थे, पर उनका मकसद अधिक से अधिक शोषण करना होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। नई राजस्व नीति के कारण आधे पुराने जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने तय समय पर लगान जमा नहीं किया था। दरअसल उनके लिए किसानों से लगान के लिए ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना संभव नहीं था। किसानों के साथ उनके पुराने संबंध थे। नई राजस्व व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान या जमींदार को बना दिया गया। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। इससे गांव में महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह आ गया। ये महाजन जमीन के एवज में धन दिया करते थे। किसान और जमींदार दोनों इससे कर्ज लेते थे। अंग्रेज सरकार को केवल लगान से मतलब थी। इस नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर बुरा असर पड़ा। शोषण बढ़ा, भारतीय किसानों की दरिद्रता बढ़ी और भारतीय समाज में असंतोष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह पर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 में नील की खेती के प्रमुख समस्याएं की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से नील की खेती उनके लिए फायदेमंद नहीं थी। मजबूरन उन्हें अपनी कंपनी के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी। अंग्रेज अधिकारी इसके लिए उन्हें बाध्य करते थे। किसान तो
हमेशा खाद्य फसल ही उपजाना चाहते थे। इससे उन्हें उस साल के लिए खाने का अनाज मिलता था और बुरे दिनों के लिए कुछ अनाज वे बेच कर भी रख लेते थे। नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी। इससे धान के फसल में देर हो जाती थी। साथ ही जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल काटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। इसका असर होता कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती। जब सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज। इसमें अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 में आइए करके देखें में। अंग्रेजी राज के समय उत्पादित फसलों में से कौन कौन आज भी उत्पादित होती है? वर्ग में सहपाठियों से चर्चा करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे चाय, आलू, धान, गेहूं, दाल, अफीम आदि। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2 में, खेती करने के तौर तरीके में पहले की अपेक्षा आज किस तरह का बदलाव आया है? बुजुर्गों से पता करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे पहले खेती हल बैल की सहायता से होती थी, जबकि आज ट्रैक्टर से भी खेत जोतते हैं और अधिक फसल उत्पादन के लिए विभिन्न खादों की मदद ली जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का अतीत से वर्तमान जो कि इतिहास का बुक है उसका अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज का सारा अभ्यास का प्रश्न इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन आंसर को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।